नमस्कार मनोज जी, मैं अरविंद सागर जनवाद टाइम्स से ब्यूरो चीफ दिल्ली। और कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अरविंद जी। आप हमारे पास आए जानने के लिए और इतना कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। और मनोज जी। पिछले टाइम आपको जब पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदुस्तान टाइम्स ने सम्मानित किया गया था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि आपके मतलब जो एडिटोरियल टीम है उसको बुला के पुरस्कार दिया गया, तो जी जी। उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और इसलिए मैंने मतलब और आपको जानकारी हुई मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो प्रेस विज्ञप्ति निकली हुई थी, तो आप आए उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम लोग को बहुत मान सम्मान मिला, वहाँ पर जाने के बाद बड़ी खुशी हुई थी। और हम चाहेंगे कि मनोज जी आप अपना पहले परिचय दें कि आपने किस किस क्षेत्र में कार्य किया है और आपने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। देखिए, मैं अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गांव से बहुत छोटे स्कूल से जी स्टार्ट किया अपनी जर्नी। लेकिन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए फॉरेन भी गया पढ़ने के लिए जी जी। और एमबीए किया एमआईएम से और आईएम अहमदाबाद से डीबी किया हुआ जी है। जी। और मैं कंपैरेटिव रिलीजन में अ, काफ़ी कुछ नॉलेज रखता हूँ। जी जी। तो मनोज जी हमारा एक सवाल है कि आज जो जिस तरीके से देश के हालात हैं और विश्व में भी जिस तरीके से जो चल रहा है, हम एक बात करेंगे कि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको किस तरीके से देखते हैं, जो जिस तरीके से वहाँ जो हालात हैं आज, उसके बारे में कुछ एक चर्चा करेंगे। इसको मैं बहुत ही अरविंद जी, इसको मैं बहुत ही अलग तरीके से जी देखता जी हूँ। जी। आप यूं समझिए कि ईसा पूर्व 350 ईस्वी पूर्व जीसस के आने के पहले हमारे वहाँ एक चाणक्य आचार्य हुआ करते थे तक्षशिला में। तक्षशिला में, जी जी। तक्षशिला में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। यवनों उन्होंने जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे उसके विरुद्ध जाके सेंट्रल अथॉरिटी जो थी उस समय पाटलिपुत्र धनानंद उसके जी राजा जी थे, जी जी। उनको जाके एक बहुत बड़ी बात कही थी जी कि धनानंद, शिक्षक सामान्य नहीं होता। माँ अगर बच्चा अगर माँ के गोद में खेलता है तो एक शिक्षक के गोद में विनाश और विकास दोनों ही जी जी। खेलते हैं। बिल्कुल। शिक्षक के हाथ में है कि मनुष्य को विनाश के पथ पे ले जाए या विकास विकास के पथ पे। जी जी। आज का जो बांग्लादेश का परिदृश्य देख रहा हूं मैं, वहां आंदोलन हो रहा है। जी जी। और आंदोलन में आप देखेंगे कि आंदोलन को लीड करने वाले प्रोफेसर्स हैं। जी। वो किस तरीके से हैं? वो इस तरीके से हैं कि आप देखिए, जो इंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, प्रोफेसर मोहम्मद, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। जी जी। उनके अलावा तमाम मदरसे के स्टूडेंट्स थे और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। और ये कहना बिल्कुल सत्य होगा कि उनको ऐसी शिक्षा दी गई जिस शिक्षा को देख के मैं डर गया। जी। ये कैसी शिक्षा थी कि एक अपने ही देश के बुजुर्ग प्रधानमंत्री का अंदर वस्त्र लहराना और अपने ही देश का डिस्ट्रक्शन कर देना। जी। तो ये जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, अपने ही देश के माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म ढाना, ये मेरे हृदय को कपा गया। और मैं उस जो आज से लगभग 2500 साल पहले एक विद्वान पुरुष कह गया था कि जो विनाश और विकास है वो शिक्षक के गोद में खेलता है। जी। और शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं नहीं होता, होता, वो राजा चाहे बना दे बिगाड़ दे। और इस परिस्थिति में मैं देखता हूँ, मैं बड़ा ही हार्ड वर्ड यूज करूंगा शेख हसीना के लिए, जिस तरीके से चित्रण किया गया उस पूरी घटना का, जिस तरह के से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाउस पे
कब्जा किया गया और उनके अंतः वस्त्रों को दिखाया गया। दिखाया गया था। शेख हसीना का पॉलिटिकल रेप हुआ है, ये मुझे जी कहना नहीं बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जी ठीक है। जी उनको भागना पड़ा देश छोड़ के, और आज पूरा चाओस की स्थिति है, कियोस की स्थिति है। लोग बाग भाग रहे हैं जान बचा के, जो लिबरल्स हैं, जो वहां पे प्रबुद्ध वर्ग है, और चंद प्रोफेसर ऐसे हैं जो भारत पे हमले की धमकी भी दे रहे हैं और पाकिस्तान से परमाणु बम भी मांग रहे हैं। तो शिक्षक और शिक्षक में मैं डिफरेंस दिखा रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो ये आंदोलन स्टूडेंट का था वो प्रायोजित था, और मैं उसे वैसे ही देखता हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अपने ही देश को आग लगा रहे हैं। इन्फ्लेशन वहां बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पे होगा। जी जो महिलाएं शेख हसीना चाहे जैसी भी रही हो, पर कैपिटा इनकम के मामले में एक टाइम में वो भारत से आगे ले गई ले थी, ठीक है। लेकिन आज क्या परिस्थितियां हैं, वहां से सारी कंपनियां भाग रही हैं, पॉलिटिकल डिसरप्शन है वहां पे, ठीक है। कोई भी इस माहौल में क्या इन्वेस्ट करने वहां जाएगा। तो आने वाले समय में मैं बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही बेकार देख रहा हूँ, खतरे की तरफ है। खतरे की तरफ है। मनोज जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम अभी दोबारा फिर से चर्चा में आए हैं। जिस तरीके से जो बांग्लादेश में जो हालात हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर जैसे लोगों के जो हालात हैं और इस समय हिंसा भड़क रही है उस देश के अंदर, खासकर जाति विशेषज्ञ, मतलब जिस तरीके से जैसे एडवोकेटों पर हमला हो रहा है, चकमा जाति पर हमला हो रहा है, माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, एक्स मुस्लिम, अहमदी मुस्लिम, प्रेस और स्वतंत्रता पर भी हमला हो रहा है, वहाँ के वकीलों पर हमला हो रहा है। हर तरीके से वहाँ पर जाति विशेष जो हमला किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार चर्चा करेंगे हम। जब व्यक्ति धर्मांध हो जाता है, मजहबी उन्मादी हो जाता है, जी तो वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता। जी। उन्हें लगता है जो मुस्लिम किसी हिंदू का घर या दलित का घर या चकमा वहाँ की जो ट्राइब है जी। या क्रिश्चियन का घर बचाने हाँ। जा रहा है जी या किसी प्रकार का सपोर्ट दे रहा है, तो वो उसको भी अपना दुश्मन मान लेता है, जी ठीक है। होता क्या है कि इसके लिए सब लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी जी मैं जो रेडिकल का डेफिनेशन जानता हूँ उसका मतलब ये होता है कि गोइंग टू द रूट्स, जी राइट। जी बिल्कुल राइट। हालांकि हम लोग रेडिकलाइजेशन का आम जो मतलब निकालते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा रेडिकल हो गया है, मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जी जी लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो रेडिकलाइजेशन मतलब होता है गोइंग टू द रूट। अगर मैं, वैसे तो मैं कोई धर्म नहीं मानता, जी जी लेकिन अगर मैं क्रिश्चियन हूं या मैं एक जैनी हूं, जी तो मैं रेडिकल जैनिज्म होना पसंद करूंगा, इसलिए। और हो सकता है कि मैं चीटी पे पांव भी ना रखूं, जी जी राइट। रेडिकल मीन्स गोइंग टू द फंडामेंटल्स। जी तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो मुस्लिम वर्ग में प्रबुद्ध वर्ग है, जो उनके लीडर्स हैं कि क्या कुछ ऐसा है जिससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हाँ जी हाँ जी समय समय पे आपको पता होगा सती प्रथा हमारे वहां एक वो था जिसके खिलाफ मुहिम चला, और आज हिंदू में नहीं होता। हाँ राइट, चला था पहले जी। हाँ। वैसे ही अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसका मूल्यांकन हो, और उससे उनके लीडर्स की ये वो है कि अपने जो मासेज है, समाज है, उसको ठीक करें। ठीक। हैविंग सेड दैट,
जब कोई व्यक्ति कहता है कि यूज करता है रिलीजियस टॉलरेंस, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कौन होते हैं किसी को टॉलरेट करने वाले? आप या तो मुझे रेस्पेक्ट कर सकते हैं मेरे रिलीजन का, या मुझे एक्सेप्ट कर सकते एक्सेप्ट हैं। कर सकते, हाँ जी, राइट? बिल्कुल राइट। टॉलरेंट सही नहीं है। टॉलरेंट वर्ड मतलब, हाँ, अरे आप में गंदगी है लेकिन मैं आपको टॉलरेट कर रहा कर हूँ, रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी है, बुरी है, बिल्कुल हाँ, बुरी है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है, जो चल रहा है जो जिस तरह चल रहा है जिस तरीके का, वो एक दिन का प्लानिंग नहीं होगा। इसके लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं, तो उतनी ही जिम्मेदार शेख हसीना हसीना भी भी है बिल्कुल, कि उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे रेडिकल जो मुल्ला है, मौलवी हैं, पंडित हो, पादरी हो, उन पे रोक नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, मतलब क्यों नहीं लगाई? उस पर नजर क्यों नहीं रखा? हाँ, आज इनका जनसंख्या ज्यादा है तो ये दलितों को मार रहे हैं। ठीक है। मुझे जो अंदर की बात पता लगी है, जी, इनका ये विचार है कि जो हिंदुओं के जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो रामायण हो, उसके मूल लेखक अगर आप देखेंगे तो उनको वो दलित ही मानते हैं, वेद व्यास। रामायण हो गया वाल्मीकि, वाल्मीकि जी, पाणिनि आप उठा लीजिए, तमाम सारी क्योंकि जो शूद्र मतलब लगाते हैं सर्विस क्लास, सर्विस क्लास, सर्विस क्लास शूद्र है, एडवोकेट शूद्र है, क्योंकि वो सर्विसेज का काम करता है, राइट? बिल्कुल, प्राचीन भारत में। जी, तो वो लोगों ने जो मूल लेखक हिंदुओं का दिया, वो इनको दिया, दलितों का ही दिया हुआ है, और इसके वजह से दलितों के ऊपर अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा बच्चियां उठाई जाती हैं वो दलितों की। और इस बात से मुझे बड़ा नाराजगी है कि हमारे दलित लीडर्स उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाते, चुप बैठे हैं। ये मेरे अंदर पीड़ा है। आप यूं समझिए कि ये 1947 से चल रहा है। कभी किसी जमाने में 71 के बाद पाकिस्तान में 16% रह गए थे जो हिंदुओं में, वो दलित सबको गिनते हैं, सबको गिनते हैं। और बांग्लादेश में लगभग 23% रह गए थे, जो आज घट के 8% हो गए हैं। और मेरी पाकिस्तान में अपने समकक्ष दोस्त से बात हुई थी, उसने बताया मात्र 56 लाख हिंदू ही बचे हुए हैं, बस अल्पसंख्यक में। तो निरंतर ये चला है नरसंहार, और आज भी जारी है, और आज भी जारी है। देखिए सर, जब गौतम बुद्ध अंबेडकर जी को जब धर्म चूज करना था, तो